हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपको एग्जाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है दैट इज योर गैस्ट्रुलेशन। बच्चों, ये जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है ये थर्ड वीक में जब शुरू होगा तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एग्जाम में लिखना क्या है। हमें लिखना है कि कैसे हमारी जो बायलैमिनर जर्म डिस्क है जो सेकेंड वीक में बनी वो कैसे थर्ड वीक में जाके 3 लेयर और ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हमने गैस्ट्रुलेशन नाम दिया है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रुलेशन पे एग्जाम में लिखना क्या क्या है और गैस्ट्रुलेशन में कौन से डायग्राम्स हैं जो बनाने हैं विद इट्स एप्लाइड एस्पेक्ट। तो बच्चों, सबसे पहली चीज डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि गैस्ट्रुलेशन क्या है। गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस है जो कि ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क बना देती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? गैस्ट्रुलेशन डिफाइन एज ए प्रोसेस which convert the bilaminar germ disk into the trilaminar germ disk or it is a process of forming of trilaminar germ disk. Clear? यहाँ पे जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो बच्चों ये जो स्टेज होती है जहाँ गैस्ट्रुलेशन होता है ये गैस्ट्रुला कहलाती है। ये क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला। तो अगर कोई पूछे कि भाई गैस्ट्रुला और ब्लास्टोसिस्ट में क्या डिफरेंस है तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैस्ट्रुला मतलब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें 3 जर्म लेयर्स बन चुकी हैं। बच्चों, व्हाट इज द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन? तो इट इज सीन इन द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो आपने एग्जाम में पहले लिखा डेफिनेशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, दूसरा लिखा व्हेन द गैस्ट्रुलेशन विल अकर इन द थर्ड वीक। अब हम देखेंगे कि जो गैस्ट्रुलेशन होता है दैट इज नोन एज फर्स्ट साइन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। बच्चों, दिस इज ए MCQ क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। What is the first sign of morphogenesis? Answer is gastrulation. Morphogenesis का मतलब हुआ कि there is a formation or initiation of the body form. Body form का बनना, body form के लिए जो prerequisite है उसका बनना कब, कौन सी प्रोसेस से शुरू हुआ? Answer is gastrulation. ठीक है, और गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में ऐसी कौन सी चीज है जो कि मॉर्फोजेनेसिस को इनिशिएट कर रही है? बच्चों, उसका आंसर होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक तो क्या हो गई? वो अपीयरेंस है, वो चेंज है। किसके अंदर चेंज है? इस जर्म डिस्क के अंदर चेंज है, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या है? गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन इज ए प्रोसेस विच इज फर्स्ट साइन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक इज द स्ट्रक्चर विच इज अपीयर एज ए फर्स्ट साइन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज कि व्हाट इज द प्रोसेस। अब एग्जाम में लिखना क्या है, तो हमें पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में लिखना है। तो बच्चों, पहला पॉइंट आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, तो पहले आपने डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद आपने लिखा व्हाट इज द टाइम ऑफ द गैस्ट्रुलेशन थर्ड वीक, फिर आपने लिखा इट इज ए साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। एंड नाउ हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्रोसेस में सबसे पहले आपको लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक सबसे पहले आपको समझनी है कहाँ बनती है। तो बच्चों देखो, आपने देखा कि ये हमारा एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, ये जो सर्कुलर डिस्क है अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, इस डिस्क के नीचे की जो सरफेस है उसके नीचे एक यॉर्क सैक है। तो ये जो बच्चों डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर भी एक कैविटी है, इस डिस्क के नीचे भी एक कैविटी है और ये डिस्क 2 लेयर की बनी हुई है। तो अगर हम इसको 2 लेयर में बनाएं तो ये सपोज बाय लेयर जर्म डिस्क है। क्लियर? तो ये जो 2 लेयर हैं इसमें ऊपर वाली लेयर क्या है? एपीब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट किधर फेस करती है बच्चों? एमनियोटिक कैविटी में। और नीचे वाली लेयर क्या है? हाइपोब्लास्ट, जो किस साइड फेस करती है बच्चों? यॉर्क सैक, सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो बच्चों, अब ये जो एपीब्लास्ट लेयर है यानी जो ऊपर वाली लेयर है जो एमनियोटिक कैविटी में फेस कर रही है, उस लेयर के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक की शुरुआत कौन सी लेयर में हुई बच्चों? इट इज इन द एपीब्लास्ट लेयर। तो ये पहला सवाल, दिस इज ए क्वेश्चन अगेन MCQ, प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म बाय विच सेल्स? आंसर इज
एपीब्लास्ट सेल्स। और प्रिमिटिव स्ट्रिक आपको दिखेगी कहाँ, किधर की तरफ, एमनियोटिक कैविटी की तरफ फेस करती हुई, ठीक है। यानी अगर सपोज ये वाली लेयर अगर आप इसको हटा दोगे और ऊपर से देखोगे तो ये जो आपका डिस्क है इसके जो सरफेस पे यहाँ पीछे की तरफ कॉर्डल एंड पे एक थिकनिंग नजर आती है। बच्चों ये जो थिकनिंग है ये प्रिमिटिव स्ट्रिक कहलाती है। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक के बारे में आपको 4-5 लाइन लिखनी है। सबसे पहली चीज, प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या है? इट इज ए लीनियर बैंड, एक बैंड फॉर्म में, एक लीनियर बैंड फॉर्म में एक थिकनेस जनरेट हो जाती है। दूसरा, कौन सी सेल्स इस थिकनेस को बना रही है? एपीब्लास्ट सेल्स। तीसरा, ये मिलेगी कहाँ? मिड लाइन में, लेकिन कॉर्डली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉर्डली, इसको लिखना नहीं भूले, बिकॉज प्रिमिटिव स्ट्रिक पीछे की तरफ बनती है, डिस्क में आगे नहीं बनती है। तो इट इज ए बैंड ऑफ epiblast cells which is a midline structure formed caudally and it is present on the dorsal surface। बच्चों ये क्या चीज है dorsal surface? देखो ये जो डिस्क है, इस डिस्क को हमने दो लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ऊपर है एपीब्लास्ट, नीचे है हाइपोब्लास्ट। ये है आपका सेकेंडरी यॉक सैक और बच्चों ये है एमनियोटिक कैविटी। अब यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये जो एमनियोटिक कैविटी की तरफ जो डिस्क का सरफेस फेस करता है बच्चों, ये सरफेस बॉडी वॉल में डॉर्सली प्रेजेंट होता है, और जो आपका हाइपोब्लास्ट की तरफ फेस कर रहा है, यानी जो प्लेट का एरिया यॉक सैक की तरफ है, वो है वेंट्रल सरफेस। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक डिस्क के कौन से सरफेस पे बनती है? डॉर्सल सरफेस पे बनती है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड वीक की, तो थर्ड वीक का मतलब आफ्टर द 14th डे, तो ऑन 15th डे, यानी जैसे ही थर्ड वीक शुरू होता है, पहला चेंज क्या आ रहा है? प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन, यानी इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के इनिशिएशन होने के लिए कौन सी चीज का अपियर होना जरूरी है बच्चों? प्रिमिटिव स्ट्रिक का, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद टाइम लिखा, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। प्रिमिटिव स्ट्रिक डॉर्सली बनती है, एपीब्लास्ट सेल से बनती है, 15वें दिन बनती है, लीनियर बैंड होता है, मिड लाइन में बनती है, एंड कॉर्डली ऑफ द प्लेट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रिमिटिव स्ट्रिक के बारे में 2-3 स्पेशल पॉइंट लिखने हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो अपीयरेंस है, दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंडक्शन और इंड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अगर प्रिमिटिव स्ट्रिक नहीं बनेगी तो बच्चों ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क नहीं बन सकती। दूसरा कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है, जब ये अपीयर हो जाती है तो ये इस डिस्क में बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देती है। क्या क्या डिसाइड कर देती है? ये डिसाइड करती है क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस, मतलब कि अब ये वाला पार्ट हमारा पीछे वाला पोर्शन बनाएगा और ये वाला पार्ट हमारा क्रेनियल पोर्शन ऑफ बॉडी बनाएगा। दूसरा, ये डिसाइड कर देता है वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेसेस। जिस प्लेट के एरिया में डिस्क बनी वो डॉर्सल सरफेस बनाएगा और दूसरी साइड वेंट्रल सरफेस बनाएगी। ये डिसाइड कर देता है राइट एंड लेफ्ट, यानी अगर ये मेरा पीछे का पोर्शन है बच्चों और ये वेंट्रल सरफेस है, तो ये क्या हो गया? इधर हो गया मेरा राइट साइड, इधर हो गया मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक जैसे ही अपीयर होती है, ये 3-4 चीजें इससे डिसाइड हो जाती हैं। प्रिमिटिव स्ट्रिक की वजह से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस इंड्यूस हो गया, इसने राइट लेफ्ट डिसाइड कर दिया, वेंट्रल डॉर्सल डिसाइड कर दिया, और एंटीरियर पोस्टीरियर या क्रेनियल एंड कॉर्डल एरिया डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब प्रिमिटिव स्ट्रिक में एक और चीज हुई कि प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो एंटीरियर एंड है, कौन सा एंड बच्चों? एंटीरियर एंड, वो हो गया एनलार्ज और एलिवेटेड। उस एलिवेटेड एंटीरियर एंड को क्या नाम दिया बच्चों? प्रिमिटिव नोड। तो पहला स्टेप क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक विच इज ए लीनियर बैंड। दूसरा स्टेप क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव नोड। यानी ये जो आपकी एपीब्लास्ट लेयर है, इस एपीब्लास्ट लेयर में यहाँ पे जो आपने देखा कि ये प्रिमिटिव स्ट्रिक, इस स्ट्रिक का जो एंटीरियर एंड है ये हो गया बच्चों एनलार्ज, और ये एनलार्ज होने के बाद क्या कहलाया? प्रिमिटिव नोड। तो प्रिमिटिव नोड कहाँ बना? एंटीरियर एंड ऑफ स्ट्रिक पे। और प्रिमिटिव नोड भी किसने बनाया है? एपीब्लास्ट सेल्स ने। प्रिमिटिव नोड को भी किसने बनाया बच्चों? एपीब्लास्ट ने। और ये जो प्रिमिटिव नोड है ये भी कहाँ है? डॉर्सल सरफेस पे और मिड लाइन में। और इस प्रिमिटिव नोड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? हैंसन्स नोड। क्लियर? तो यहाँ पे प्रिमिटिव नोड के बारे में भी आप वही 3 लाइन लिख सकते हैं कि ये भी मिड लाइन में बनता है, ये एंटीरियर एंड पे होता है, इसको हैंसन्स नोड भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो
स्ट्रीक है और जो हमारा नोड है उन दोनों में डिप्रेशंस जनरेट होते हैं और वो जो है वो कहलाते हैं ग्रूव्स एंड पिट। तो अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये आपका जो डिस्क है, इस डिस्क पे आपने देखा कि दिस इज योर प्रिमिटिव स्ट्रीक और ये जो स्ट्रीक है, इस स्ट्रीक के आगे ये क्या है बच्चों, प्रिमिटिव नोड। तो ये जो नोड है और जो स्ट्रीक है, इन दोनों के अंदर स्पेस जनरेट हो जाएगा। नॉट एग्जैक्टली स्पेस, उसको स्पेस नहीं कह सकते एक्चुअली, वहां पे क्या होगा कि अंदर की तरफ एक डिप्रेशन जनरेट हो जाएगा और ये जो डिप्रेशन हुआ तो जो फ्लैट सरफेस थी अगर ये नीचे की तरफ गई बच्चों तो एक कैनाल और एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर पैदा हो गई और ये ग्रूव क्या कहलाया, प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, तो इन नैरो ग्रूव अपीयर्स विद साइड बल्जिंग, यानी ये जो एक सपोज ये आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक है, तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक को अगर आप बीच में से दबा दोगे तो बच्चों कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गई साइड बल्जिंग और ये बीच में बन गया ग्रूव। तो ये जो ग्रूव है ये क्या कहलाया, प्रिमिटिव ग्रूव। एंड ए डिप्रेशन आल्सो डेवलप इनटू द हेंसन्स नोड दैट इज नोन एज प्रिमिटिव पिट। और प्रिमिटिव पिट का ही बच्चों दूसरा नाम होता है ब्लास्टोपोर। दूसरा नाम क्या है प्रिमिटिव पिट का, ब्लास्टोपोर। और पिट और आपका ग्रूव दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो एरिया है इसमें यहाँ पे अगर डिप्रेशन बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, पिट। ऐसे ही अगर इसके अंदर डिप्रेशन बन जाए, यहाँ पे जो आपका स्ट्रीक है और स्ट्रीक में अगर डिप्रेशन बन जाए तो ये डिप्रेशन क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, और ये ग्रूव इसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या बनाया आपने, ए सॉलिड लीनियर बैंड दैट इज नोन एज स्ट्रीक। उसके बाद उसके मुंह पे आगे की तरफ क्या बनाया, ए सॉलिड नोड्यूलर मास ऑफ एपिब्लास्ट इज नोन एज नोड। फिर तीसरे स्टेप में क्या बनाया, दोनों के अंदर इन्वेजिनेशन की प्रोसेस से एक ग्रूव एंड पिट जनरेट किया, वो क्या कहलाए, ग्रूव एंड पिट्स ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड नोड। अब देखो यहां पे देखो आप कि ये हम ऊपर से देख रहे हैं, है ना, ऊपर से मतलब डॉर्सली देख रहे हैं। ये कट मार्जिन है आपकी एमनियोटिक कैविटी का, तो हमने एमनियोटिक कैविटी हटा दी है और आप इस प्लेट को ऊपर से देख रहे हैं ऑन द डॉर्सल सरफेस। तो ये एपिब्लास्ट सेल लेयर है। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्क है उसका शेप सर्कुलर नहीं है, ये डिस्क कैसी हो चुकी है बच्चों, इलोंगेटेड ओवल शेप। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो हमारी डिस्क गोल नहीं रहती, वो धीरे धीरे नैरो और इलोंगेटेड होती जाती है। पीछे की तरफ इस तरह से आपको एक लीनियर बैंड नजर आता है जिसको हम स्ट्रीक बोलते हैं और इसके एंटीरियर एंड पे डायलेटेड एरिया नजर आता है जिसको हम बच्चों नोड बोलते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या है, अब ये जो आपने प्रिमिटिव स्ट्रीक तो बना दी, अब आगे इससे करना क्या है। तो बच्चों देखो एक चीज मैं बताता हूं कि यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि एपिब्लास्ट सेल लेयर आपकी तीनों लेयर्स को बनाने वाली है, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी में तीनों की तीनों जर्म लेयर्स अराइज कहां से हो रही हैं, एपिब्लास्ट लेयर से। यानी एपिब्लास्ट लेयर अपने एरिया से माइग्रेट होके उस जर्म डिस्क में दूसरी जगह जाएगी, लेकिन बच्चों वहां से माइग्रेट होने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये बच्चों आपकी एपिब्लास्ट लेयर है। ठीक है, अब ये जो एपिब्लास्ट की सेल हैं जो देख रहे हो आप, लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है एपिब्लास्ट में। तो ये जो एपिब्लास्ट सेल लेयर हैं ये यहां से ऐसे माइग्रेट नहीं हो सकती, ये यहां से माइग्रेट नहीं हो सकती, ये यहां से माइग्रेट नहीं हो सकती। इनके पास एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है जहां से ये सेल निकल सकती हैं और वो रास्ता कौन सा है, ये ग्रूव। ये ग्रूव क्या कहलाया है, प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स को पहले इस ग्रूव तक आना पड़ेगा और फिर इस दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कोई भी सेल जो एपिब्लास्ट में है उसको अल्टीमेटली या तो एक्टोडर्म बनाना है या एंडोडर्म बनाना है या मीजोडर्म बनाना है। तो इसको अपनी जगह से अगर शिफ्ट होना है, दूसरी जगह पहुंचना है, तो उसके लिए दरवाजा कौन सा है बच्चों, देयर इज ओनली वन डोर एंड दैट इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो एपिब्लास्ट सेल्स का जो माइग्रेशन होगा वो माइग्रेशन कैसे होगा कि सारी सेल्स किधर की तरफ आएंगी, स्ट्रीक की तरफ, और स्ट्रीक के अंदर से होती हुई
फिर वो दूसरी जगह जाएंगी। तो हमेशा ये चीज याद रखें। तो द एपीब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट, और प्रोलिफरेट होने के बाद वो माइग्रेट किधर होंगी? टुवर्ड्स द स्ट्रीक। क्यों टुवर्ड्स द स्ट्रीक? क्योंकि स्ट्रीक क्या है? वो गेट है, और उसी गेट से वो स्ट्रीक बाहर निकल सकती है। सो द माइग्रेटरी सेल्स अब जब बाहर निकलेंगी तो बट ऑब्वियसली अपने जो पुरानी पेरेंटल सेल्स उनसे डिटैच हो जाएंगी। तो जैसे जैसे वो स्ट्रीक में से बाहर निकलना शुरू करती हैं, वो डिटैच होती जाती हैं, और डिटैच होके वो अब कहाँ आ गई? स्ट्रीक और एपीब्लास्ट के नीचे आ गई। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है इन्वेजिनेशन। ठीक है, इन्वेजिनेशन। अब क्या हुआ कि ये जो सेल हैं ये कहाँ आ गई? नाउ दीज सेल्स लीव द डीप सरफेस ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड दीज सेल्स आर प्लूरीपोटेंट इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, कि जो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक में से सेल निकल के जा रही हैं, इनका नेचर क्या है बच्चों? दे आर प्लूरीपोटेंट। क्लियर? तो ये बात आपको समझनी है कि जो प्रोसेस हो रहा है, पहले तो आपने स्ट्रक्चर बनाए। कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए? सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर बनाए, प्रिमिटिव स्ट्रीक, स्ट्रीक के आगे आ गया नोड, फिर स्ट्रीक में बन गई ग्रूव, और नोड में बन गया पिट। उसके बाद अब माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन में आपको क्या लिखना है? ये चीज याद रखनी है कि एपीब्लास्ट सेल्स अपनी जगह से माइग्रेट हो जाएंगी, यानी दूसरी जगह जाएंगी, लेकिन उनके पास एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, और वो स्ट्रीक। यानी जहां भी कहीं उस पूरी प्लेट में एपीब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट होकर दूसरी जगह जाना चाहती हैं, तो उनको स्ट्रीक की तरफ आना पड़ेगा, और उस ग्रूव में से ही वो कहीं और जा सकती हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है माइग्रेशन का, उसके लिए उनको डिटैच होना पड़ा पेरेंटल सेल से, और वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे की सरफेस पे आ गई हैं, डीप सरफेस पे आ गई हैं, यानी इन्वेजिनेशन हो चुका है। और बच्चों ये जो सेल्स हैं दे आर प्लूरीपोटेंट इन नेचर। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में यहाँ पे आप ये समझें कि हो क्या रहा है। ये आपकी लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स, ये लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स क्या होती हैं बच्चों? एपीब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ये एपीब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट होके किस साइड जा रही हैं? अपने गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ, जिससे उनको बाहर निकलना है, स्ट्रीक की तरफ। और स्ट्रीक में से फिर ये निकल के बच्चों बाहर निकलती है। तो जब ये बाहर निकलती है ना, तो इनका शेप चेंज हो जाता है। ये सेल्स नाउ दे आर नॉट कॉल्यूमनार इन शेप। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि दे आर फ्लास्क शेप, दे आर फ्लास्क शेप। क्लियर? तो जब ये एपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट होने लगती हैं, तो ये किस शेप की हो जाती हैं बच्चों? फ्लास्क शेप की हो जाती है। ठीक है, और आप इस फ्लास्क शेप की सेल को देखेंगे कि ये सेल्स अब कहाँ आ गई हैं? इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के डीप सरफेस पे आ गई हैं। ठीक है, अब यहां पे ये सेल्स दो चीजें करेंगी। क्या? या तो ये इस अंडरलाइंग हाइपोब्लास्ट सेल्स को रिप्लेस कर देंगी। यहां देखो आप, रिप्लेसमेंट शो हो चुका है। तो या तो ये इनको रिप्लेस कर देंगी। अगर इन्होंने हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया बच्चों, तब एक नई सेल लेयर बन जाएगी, वो कहलाएगी एंडोडर्म। या फिर ये जो माइग्रेटरी सेल्स हैं, ये इस एपीब्लास्ट और इस नई एंडोडर्म के बीच में आके सेटल हो जाएंगी। अगर ये यहां सेटल हो गई तो ये क्या बना देंगी? मीजोडर्म। ठीक है, तो माइग्रेटरी सेल से दो ही लेयर बनती हैं। या तो माइग्रेटरी सेल हाइपोब्लास्ट लेयर को डिस्प्लेस कर देगी, तब तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? एंडोडर्म। और या फिर माइग्रेटरी सेल इस हाइपोब्लास्ट सेल के ऊपर, ये जो जगह है, इसमें जाके अगर एडजस्ट हो गई, तो ये क्या बना देंगी? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। लेकिन बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम को बनाते समय आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि देखो, इस एंड पे और इस एंड पे आपकी दोनों लेयर चिपकी हुई हैं। कौन सी दो लेयर? ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो ये बच्चों दो लेयर वो हैं, दो पॉइंट वो हैं जहां पे हमारे मीजोडर्म एब्सेंट है। यानी ये जो लेयर बन रही है, ये इन दो पॉइंट्स पे नहीं बनेगी। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। तो आफ्टर माइग्रेशन, अब माइग्रेशन वाली सेल्स का क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है? तो बच्चों जो माइग्रेटरी सेल्स है, अब फाइनली 3 जर्म लेयर्स कैसे बनेंगी वो आपको लिखना है कि जो माइग्रेटरी सेल्स हैं, यानी जो इन्वेजिनेटेड सेल्स हैं, वो डिस्प्लेस करेंगी हाइपोब्लास्ट को। तो अगर ये डिस्प्लेस कर देती हैं हाइपोब्लास्ट को, तो कौन सी लेयर बन जाएगी? एंडोडर्म। तो माइग्रेटरी सेल्स पहले क्या करती हैं? डिस्प्लेस करती हैं या पहले बीच में सेटल हो जाती हैं? तो बच्चों पहले वो डिस्प्लेसमेंट का काम करती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट लेयर
which form in the developing embryo is endoderm. तो endoderm is the first layer which form in trilaminar germ disc. ठीक है, और कैसे बनी एंडोडर्म कि ये जो माइग्रेटरी और इन्वेजिनेटेड सेल्स हैं एपिब्लास्ट की, इन्होंने सबसे पहले हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर दिया और ये जो पूरा की पूरा हाइपोब्लास्ट है, ये जो पूरी येलो लेयर है, ये डिस्प्लेस हो गई और इसकी जगह एक नई सेल लेयर बन गई और वो क्या कहलाई, एंडोडर्म। अब एंडोडर्म के ऊपर एपिब्लास्ट के नीचे वाला जो गैप है उसमें बची हुई सेल्स जो है माइग्रेटरी सेल्स वो भर जाएंगी और वो क्या बनाएंगी, मीजेनकाइम। और ये मीजेनकाइम अल्टीमेटली क्या बना देगा बच्चों, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब जो एपिब्लास्ट की खुद की सेल हैं जो इन्वेजिनेट नहीं हुई हैं, जो माइग्रेट नहीं हुई हैं, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक के चारों ओर उस प्लेट में बची हुई हैं, वो क्या बना देंगी, आपकी डेफिनेटिव एक्टोडर्म। तो नॉन इन्वेजिनेटेड सेल्स या नॉन माइग्रेटरी सेल्स जो एपिब्लास्ट में बची रह गई, उन्होंने क्या बना दिया, एक्टोडर्म। तो इस तरह से आपकी 3 जर्म लेयर बन गई। कैसे बनी, फिर से देखो कि ये जो 2 लेयर्स बनती हैं एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये किससे बनी, माइग्रेटरी सेल्स से और इन्वेजिनेटेड सेल्स से, और ये किससे बनी, नॉन इन्वेजिनेटेड सेल्स। ये माइग्रेटरी सेल्स कहाँ से आ रही हैं, एपिब्लास्ट से आ रही हैं। पहले ये माइग्रेटरी सेल क्या करेंगी, फर्स्ट स्टेप में हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके एंडोडर्म बनाएंगी, दूसरे स्टेप में एपिब्लास्ट और जो एंडोडर्म बन गई उस दोनों के बीच के गैप में बढ़ जाती हैं और फिर लास्ट में एक्टोडर्म जो है वो बची हुई एपिब्लास्ट सेल्स बना देती हैं। ठीक है, अब आपके कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि 2 ऐसी जगह हैं जहां पे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट यानी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आपस में चिपके हुए हैं, उनके बीच में मीजोडर्म नहीं होती है। वो जो जगह हैं वो कहलाती हैं बच्चों फ्यूचर ओरल कैविटी एंड फ्यूचर एनल ओपनिंग। तो वो कहाँ है, दे आर बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन एंड क्लोएकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक सवाल आता है आपके पास कि विच प्लेसेस आर नॉट हैविंग ऑल द 3 जर्म लेयर, ऐसी कौन सी जगह हैं जहां मीजोडर्म बीच में नहीं है, तो बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन एंड क्लोएकल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसका फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है। तो बच्चों ये सवाल कभी कभी आपसे पूछा गया है, तो बच्चों कौन कंट्रोल करता है, नोडल जीन। तो नोडल जीन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका अप्लाइड क्या है। देखो बच्चों, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फ्यूचर क्या है। ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक हमेशा ही आपके सेल्स को माइग्रेट करने देगी, एक पॉइंट के बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक डिसअपियर हो जाएगी। वो पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ 4th वीक। तो बच्चों जनरली व्हाट इज द नॉर्मल फ्यूचर ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक स्लोली रिग्रेस हो जाती है और फाइनली एट द एंड ऑफ 4th वीक डिसअपियर हो जाती है। लेकिन गलती से अगर प्रिमिटिव स्ट्रिक के कुछ रेमिनेंट बने रह जाएं, तो इफ द रेमिनेंट्स ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक परसिस्ट, अगर वो जो रेमिनेंट हैं जो उसके थोड़े बहुत हिस्से हैं वो अगर बचे रह गए, तो बच्चों वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सैक्रोकॉक्सिजियल रीजन में एक स्वेलिंग हमें नजर आती है और वो जो स्वेलिंग है दैट इज सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा। ये टेरेटोमा क्या है बच्चों, ये टेरेटोमा जर्म सेल ट्यूमर होता है। इट इज ए टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर। दिस इज ए क्वेश्चन 1। सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा इज ए जर्म सेल ट्यूमर। दूसरा, सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा चूंकि प्रिमिटिव स्ट्रिक के रेमिनेंट से बना है और प्रिमिटिव स्ट्रिक की जो सेल्स हैं वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो वो जो टेरेटोमा है, वो जो स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों के कंपोनेंट या तीनों से बनने वाले प्रोडक्ट नजर आते हैं। तो ये जो टेरेटोमा है इट कंटेन्स द टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज आर डिराइविंग फ्रॉम ऑल द 3 लेयर्स बट दे आर इन इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी वो पूरे नहीं बने। यानी जब आप सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा को खोल के देखेंगे तो उसमें आपको हेयर्स भी नजर आ सकते हैं, उसमें आपको नेल्स भी नजर आ सकते हैं, उसमें आपको कोई और ऑर्गन का छोटा पार्ट भी नजर आ सकता है। क्यों नजर आते हैं उसके अंदर बच्चों, बिकॉज ये प्रिमिटिव स्ट्रिक के रेमिनेंट से बने। ठीक है, और ये सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा फीमेल चाइल्ड्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट इनका जो इंसिडेंस है वो कितना है,
1 पर 37,000 बर्थ, एक बच्चे में 37,000 बर्थ में से एक बच्चे में ये हो सकता है, और इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। तो ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा जाता है, सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा, जो आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक में जरूर लिखना है। ठीक है, सो नाउ एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन हम क्या समझे कि गैस्ट्रुलेशन को अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क, फिर हमें लिखना है उसकी टाइमिंग, 3rd वीक में होता है, फिर उसके बाद आपको उसका प्रोसेस लिखना है। प्रोसेस में जो 4-5 स्टेप हैं, यानी सबसे पहले स्ट्रिक बनेगी, फिर नोड बनेगा, फिर स्ट्रिक में ग्रूव बनेगा, नोड में पिट बनेगा, फिर सेल्स का माइग्रेशन होगा, फिर माइग्रेटरी सेल्स पहले एंडोडर्म बनाएगी, फिर मीजोडर्म बनाएगी, नॉन माइग्रेटरी सेल एपिब्लास्ट बनाएगी। क्लियर? और लास्टली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाइड कि अगर इसके कुछ रेमिनेंट परसिस्ट कर गए तो बच्चों को क्या बना देते हैं, सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा। सो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू।